गाइज, मैं श्याम कुमार, आपका अपना चैनल स्टडी वाईफाई में आप सभी का स्वागत है। गाइज, मैं आप लोगों को इससे अगले क्लास में आप लोगों को हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि हिस्ट्री इतिहास का 3rd चैप्टर का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे। अब दोस्तों आप लोगों को हम सब्जेक्टिव, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोनों सब्जेक्टिव का, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिखा देते हैं और आप लोगों को चाहिए कि कम से कम याद कर लेना ज़रूर चाहिए। आप लोग याद ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो ये नहीं पूछेगा। हम जो पढ़ाते हैं वो 100% आपका एग्जाम में आएगा और एग्जाम का फोकस से ही पढ़ाते हैं। और दोस्तों ये भी है कि आप लोग कहिएगा कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते और इसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बहुत अधिक दिन नहीं बचा है। आप लोगों का एग्ज़ाम बस वही 3 से 4 महीना बचा है, 3 से 4 मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम का बचा है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। और आप लोगों को तो दोस्तों 2018 के बाद ये जो है 15 नंबर सब्जेक्टिव 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो इसलिए टोटल ऑब्जेक्टिव को पढ़ना, टोटल सब्जेक्टिव को पढ़ना अगर समय रहे तो पढ़ सकते थे, लेकिन अभी तो इम्पोर्टेंट पढ़िएगा एग्जाम के फोकस से कि जो एग्जाम में आएगा वही पढ़िएगा। तो दोस्तों आप लोगों का 3rd चैप्टर है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है चैप्टर का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कितना स्टूडेंट को देखिएगा कि जब जाके पूछिएगा कि हिस्ट्री में जो 3रा चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो गाँव घर में कहेगा हमारा तो पते नहीं है। चैप्टर का नाम नहीं जानिएगा तो फिर उसका क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? क्या नाम है चैप्टर का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये सबसे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, और 3rd चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए दोस्तों अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है कि क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे और नोट्स तैयार कर लिए होंगे। दोस्तों मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर भी सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत कीजिएगा तब ये कुछ होगा। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाला का कभी हार नहीं होता है। इसलिए दोस्तों परिश्रम कीजिए तो आप लोगों का भी कभी हार नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। जेनेवा जो समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था जेनेवा समझौता? हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था हिंद चीन में, वहाँ जो जेनेवा समझौता था, क्या कर रहा है? उसके प्रावधानों का वर्णन करें। तो क्या कर रहा है आंसर कि 1954 में से जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया, क्या कर रहा है कि 1954 में जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके द्वारा लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए थे। लाओस और कंबोडिया जो था यह दोनों को क्या किया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1954 में जो जेनेवा समझौता हुआ था उसमें किन किन राज्यों को स्वतंत्र किया गया था? तो लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया था? स्वतंत्र किया गया था। तो दोस्तों जब तक सब्जेक्टिव पूरा नहीं याद कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, तब तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगी। तब तक क्या होगा? आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए। तो दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। क्या की गई थी दोनों राज्यों में? वैध राजतंत्र और
संसदीय व्यवस्था, वहां का जो संसद था उसकी जो व्यवस्था थी वह लागू किया गया था। संसदीय व्यवस्था किसको कहते हैं? जो संसद के द्वारा लागू किया जाए उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था लागू की गई। तो वियतनाम का विभाजन, क्या कर रहा है कि वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था। तो वहां जो वियतनाम था उसका विभाजन यानी 2 भागों में कर देना, यानी क्या कि वहां जो वियतनाम था उसको 2 खंडों में, 2 टुकड़ों में, 2 भागों में, सब बात एक ही हुआ। 2 खंड, 2 टुकड़ा, 2 भागों में क्या कर दिया गया था? उसे बांट दिया गया था। क्या किया गया था? उसे बांट दिया गया था। तो 1 नंबर में है क्या कि उत्तरी वियतनाम और 2 नंबर में था दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम को जो 2 खंडों में बांट दिया गया था वह खंड कौन कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और सेकंड नंबर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। अब दोस्तों कि दोनों राज्यों की विभाजक रेखा 17वीं समांतर बनाई गई थी। क्या की गई थी? 17वीं समांतर बनाई गई थी। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह को कम्युनिस्ट सरकार की मान्यता दी गई थी। वहां जो उत्तरी जो थी उसमें किसका, दक्षिणी वियतनाम में किसका दिया गया था? दक्षिणी वियतनाम में इसका, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट जो सरकार थी उसका मान्यता दिया गया था। और दक्षिणी वियतनाम में देखिए कि बाओ दाई की सरकार बनाई गई थी। वहां क्या था? बाओ दाई की सरकार बनाई गई थी। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। वहां पर यह भी व्यवस्था करवाया गया था कि 1956 में जो है वहां क्या, 1954 में तो जेनेवा समझौता हुआ और 2 वर्ष के बाद 1956 में वहां पूरे वियतनाम के लिए क्या किया गया? चुनाव करवाया जाएगा। इसका भी संगठन किया गया था कि 1954 में तो जेनेवा समझौता वियतनामी लागू की गई थी और ये लागू होने के बाद उसने क्या किया था? यह व्यवस्था को 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। क्या किया गया था? पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। सबसे पहले आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब क्वेश्चन आगे आएगा तो कम से कम 5 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन को अगर पूरी समझ में आ गया तब आंसर पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। तो 1954 में जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया, इंडो चीन का क्या था? लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिया गया था। लाओस और कंबोडिया दोनों को क्या किया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। तो दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। और वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था। और उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, 1 नंबर में उत्तरी वियतनाम और 2 नंबर में दक्षिणी वियतनाम। तो इसमें जो दक्षिणी वियतनाम दोनों राज्यों का विभाजन 17वीं समांतर बनाई गई थी। और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट मान्यता दी गई थी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का सरकार बनाया गया था। और यह भी व्यवस्था की गई थी कि 1956 में पूरे वियतनाम में चुनाव करवाया जाए। क्या किया जाए? चुनाव करवाया जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। कह रहा है एक तरफा जो अनुबंधन व्यवस्था थी उस पे क्या कर रहा है? टिप्पणी लिखे। तो आंसर देखिए दोस्तों है कि वियतनामी मजदूरों के बगानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था था। वियतनामी जो था वह क्या था? मजदूर का जो वहाँ बगानों, या बगानों किसको कहते हैं कि जो उसका मजदूर का संगठन था, एकजुट था। तो वही क्या हुआ कि मजदूरों का जो बगानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था था उसके अंतर्गत काम करवाया जाता था।
मजदूरों का जो वहाँ एक तरफा अनुबंधन था, तो उसके द्वारा क्या क्या था, वहाँ काम करवाया जाता था। और इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरानाम के अंतर्गत जो बगान मालिक और मजदूर के बीच होता था काम करना पड़ता था। जो बगान मजदूर और मालिक दोनों के बीच होता था, क्या क्या करना पड़ता था, दोनों के बीच जो होता था उसमें काम करना पड़ता था। और एकरानामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। एकरानामा जो था वहाँ, उसमें मजदूर को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। और इसमें सारे अधिकार मालिकों को दिया गया था। इसमें वहाँ का जो मालिक था, सारा अधिकार वहाँ के मालिक को दिया गया था। और काम पूरा नहीं करने पर मजदूरों को मालिक के द्वारा दंड दिया जाता था। मजदूरों क्या किया जाता था, मालिक के द्वारा दंड दिया जाता था। जैसे आज गांव घर में ही देखिए या कहीं भी मजदूर काम करने के लिए आता है, अगर मजदूर उस हिसाब से नहीं काम कर पाता है, मजदूर उस हिसाब से नहीं काम कर पाता है और उसको अगर क्या किया जाता है, सामने जितना उसका काम दिया जाता नहीं किया जाता, तो मालिक उसको क्या करता है, डांटता है। तो इसलिए वही क्या कर रहा है कि काम पूरा नहीं होने पर मालिक जो था वह क्या कहता था, दंड दिया जाता था उसे मालिक के द्वारा। और जेल भी भिजवाया दिया जाता था। तो आप लोग तो अभी तो जेल नहीं भिजवाते हैं, लेकिन पहले का शासन जो था उसमें जेल भिजवा देता था। तो वही डर से आदमी काम भी करता था ज्यादा। आज तो नहीं आप कुछ कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहिएगा तो कल से काम ही करने नहीं आएगा। तो क्या उसको जेल भी भिजवा दिया जाता था। वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान हो गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था, वहाँ का जो मजदूर था उसका स्थिति गुलाम हो गया था। यानी मजदूर पूरा गुलाम हो गया था। जैसे अपना देश गुलाम था, फिर आजाद हुआ, ऐसा ही मजदूर क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। तो वियतनामी मजदूरों से बगानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरानामा के अंतर्गत जो बगान मालिक और मजदूरों के बीच होता था काम करना पड़ता था। और एकरानामा के में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था और इसमें सारे अधिकार मालिक को दिया जाता था। काम पूरी नहीं करने पर मालिक उसे क्या करते थे, दंडित करते थे और जेल भी भेजवाते थे। तो इसी कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर क्या हुआ, धीरे धीरे मजदूर वर्ग गुलाम हो गए। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोनों। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम का बहुत दिन आप लोगों के पास समय नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से कीजिए तो आप लोगों की सफलता, आप लोगों को सफलता हासिल होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए। कहा गया है दोस्तों कि कर्म प्रधान जस कर राखा, जस करनी तस फल चाखा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा रिजल्ट होगा। दोस्तों आप लोग तो कहीं ब्रतराज से ज़्यादा ही तेज होंगे। ब्रतराज को तो उसके गुरुजी जब देते थे याद करने के लिए, याद ही नहीं होता था। लास्ट में मजबूर होके उसका गुरुजी क्या किए, उसको स्कूल से निकाल दिए। लेकिन वह कहाँ गए, जब लौट के जा रहे थे अपना घर तो एक कुआं के पास गए। आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, याद नहीं होगा या होगा भी। तो उसमें उस लोग को जब गया वहाँ तो रस्सी जो घिसा हुआ था, तो तब ब्रजराज सोचा कि अरे जब ये रस्सी घिसने से पत्थर घिसा सकती है तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हमको सफलता हासिल क्यों नहीं होगी।
इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता हासिल होगी। बाद में भरतराज रिटर्न गया और जा कर के पूरा मेहनत किया, सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। तो दोस्तों यही है कि आज उसकी कीर्ति, उसकी नाम आज भूख में आ गया। ऐसा किया, ऐसा कीजिए कि एक न एक दिन आप लोगों का भी नाम आए। ये सपना रखिए कि टॉपर बनिए, एक न एक दिन आप भी अपने गार्जियन को ये समझ सके, आपका गार्जियन, कि मेरा मेहनत किया हुआ, मेरा परिश्रम का फल आज साकार हो गया। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए। कहा है गौर, वही उसी में भरतराज का ही कहानी है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। इसलिए अभ्यास कीजिएगा तो सफलता हासिल जरूर होगी। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ आया, या कहीं कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9097760126। आप लोग दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप लोग ये नहीं कि ये सर को कॉल करेंगे तो इससे यही हिस्ट्री के बारे में ही पूछेंगे, नहीं, आपको कोई भी विषय में दिक्कत हो, कोई भी विषय आप पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही आप लोग जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगला वीडियो जब डालेंगे आप लोग के पास लिंक चला जाएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा तो फिर देखिएगा और आगे तैयारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम यही दोनों क्वेश्चन पढ़ाए और इसके साथ ही हम जो है आप लोगों का 3rd चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट कर दिए हैं। और अब आप लोगों को हम इससे अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को हम स्मरणीय तथ्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने योग्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अब अगले क्लास में। ओके, थैंक्स। हेलो गाइज, मैं श्याम कुमार, आपका अपना चैनल स्टडी वाईफाई में आप सभी का स्वागत है। गाइज मैं आप लोगों को इससे अगले क्लास में आप लोगों को हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि हिस्ट्री, इतिहास का 3rd चैप्टर का आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे। अब दोस्तों आप लोगों को हम सब्जेक्टिव, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोनों सब्जेक्टिव का, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिखा देते हैं और आप लोगों को चाहिए कि कम से कम याद कर लेना जरूर चाहिए। आप लोग याद जरूर कर लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो ये नहीं पूछेगा। हम जो पढ़ाते हैं वो 100% आपका एग्जाम में आएगा और एग्जाम का फोकस से ही पढ़ाते हैं। और दोस्तों ये भी है कि आप लोग कहिएगा कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते और इसमें से इम्पोर्टेंट पढ़ा देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बहुत अधिक दिन नहीं बचा है। आप लोगों का एग्ज़ाम बस वही 3 से 4 महीना बचा है, 3 से 4 मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम का बचा है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। और आप लोगों को तो दोस्तों 2018 के बाद ये जो है 15 नंबर सब्जेक्टिव, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया है, इसलिए टोटल ऑब्जेक्टिव को पढ़ना, टोटल सब्जेक्टिव को पढ़ना अगर समय रहे तो पढ़ सकते थे, लेकिन अभी तो इम्पोर्टेंट पढ़िएगा एग्जाम के फोकस से कि जो एग्जाम में आएगा वही पढ़िएगा। तो दोस्तों आप लोगों का 3rd चैप्टर है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है चैप्टर का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कितना स्टूडेंट को देखिएगा कि जब जाके पूछिएगा कि हिस्ट्री में जो 3रा चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो घर में कहेगा हमरा तो पते नहीं है।
चैप्टर ए का नाम नहीं जानिएगा तो फिर उसका क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। क्या नाम है चैप्टर का? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस सबसे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, और थर्ड चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए दोस्तों, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग उम्मीद है कि क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे और नोट्स तैयार कर लिए होंगे। दोस्तों, मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर भी सफल नहीं हो पाइएगा, इसलिए मेहनत जरूर कीजिए। मेहनत कीजिएगा तब ये कुछ होगा। दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाला का कभी हार नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, परिश्रम कीजिए तो आप लोगों का भी कभी हार नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। जेनेवा जो समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था जेनेवा समझौता? हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, हिंद चीन में, वहाँ जो जेनेवा समझौता था, क्या कर रहा है? उसके प्रावधानों का वर्णन करें। तो क्या कर रहा है आंसर कि 1954 में से जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया, क्या कर रहा है कि 1954 में जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके द्वारा लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए थे। लाओस और कंबोडिया जो था, यह दोनों को क्या किया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? स्वतंत्र कर दिया गया था। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1954 में जो जेनेवा समझौता हुआ था उसमें किन किन राज्यों को स्वतंत्र किया गया था? तो लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया था? स्वतंत्र किया गया था। तो दोस्तों, जब तक सब्जेक्टिव पूरा नहीं याद कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, तब तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगी। तब तक क्या होगा? आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए। तो दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। क्या की गई थी? दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था, वहां का जो संसद था उसकी जो व्यवस्था थी वह लागू किया गया था। संसदीय व्यवस्था किसको कहते हैं? जो संसद के द्वारा लागू किया जाए उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि संसदीय व्यवस्था लागू की गई। तो वियतनाम का विभाजन, क्या कर रहा है कि वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था। तो वहां जो वियतनाम था उसका विभाजन यानी 2 भागों में कर देना, यानी क्या कि वहां जो वियतनाम था उसको 2 खंडों में, 2 टुकड़ों में, 2 भागों में, सब बात एक ही हुआ। 2 टुकड़ा 2 भागों में क्या कर दिया गया था? उसे बांट दिया गया था। क्या किया गया था? उसे बांट दिया गया था। तो 1 नंबर में है क्या कि उत्तरी वियतनाम और 2 नंबर में था दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम को जो 2 खंडों में बांट दिया गया था वह खंड कौन कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और सेकंड नंबर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। अब दोस्तों, कि दोनों राज्यों की विभाजक रेखा 17वीं समांतर बनाई गई थी। क्या की गई थी? 17वीं समांतर बनाई गई थी। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह को कम्युनिस्ट सरकार की मान्यता दी गई थी। वहां जो उत्तरी जो थी उसमें किसका? दक्षिणी वियतनाम में किसका दिया गया था? दक्षिणी वियतनाम में इसका, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट जो सरकार थी उसका मान्यता दिया गया था। और दक्षिणी वियतनाम में देखिए कि बाओ दाई की सरकार बनाई गई थी। वहां क्या था? बाओ दाई की सरकार बनाई गई थी। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। वहां पर यह भी व्यवस्था करवाया गया था कि 1956 में जो है
वहाँ क्या 1954 में तो जेनेवा समझौता हुआ, और 2 वर्ष के बाद 1956 में वहाँ पूरे वियतनाम के लिए क्या किया गया, चुनाव करवाया जाएगा। इसका भी संगठन किया गया था कि 1954 में तो जेनेवा समझौता वियतनामी लागू की गई थी, और ये लागू होने के बाद उसने क्या किया था, यह व्यवस्था को 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। क्या किया गया था, पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। सबसे पहले आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाइएगा, जब क्वेश्चन आगे आएगा तो कम से कम 5 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन को अगर पूरी समझ में आ गया तब आंसर पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। तो 1954 में जेनेवा समझौता द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया, इंडो चीन का क्या था, लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिया गया था। लाओस और कंबोडिया दोनों को क्या किया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था। तो दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी, और वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था, और उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, 1 नंबर में उत्तरी वियतनाम और 2 नंबर में दक्षिणी वियतनाम। तो इसमें जो दक्षिणी वियतनाम दोनों राज्यों का विभाजन 17वीं समांतर बनाई गई थी, और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट मान्यता दी गई थी, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का सरकार बनाया गया था। और यह भी व्यवस्था की गई थी कि 1956 में पूरे वियतनाम में चुनाव करवाया जाए। क्या किया जाए, चुनाव करवाया जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। कह रहा है एक तरफा जो अनुबंधन व्यवस्था थी उस पे क्या कर रहा है, टिप्पणी लिखे। तो आंसर देखिए दोस्तों है कि वियतनामी मजदूरों के बगानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था था। वियतनामी जो था वह क्या था, मजदूर का जो वहाँ बगानों, या बगानों किसको कहते हैं कि जो उसका मजदूर का संगठन था, एकजुट था, तो वही क्या हुआ कि मजदूरों का जो बगानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था था उसके अंतर्गत काम करवाया जाता था। मजदूरों का जो वहाँ एक तरफा अनुबंधन था तो उसके द्वारा क्या क्या था, वहाँ काम करवाया जाता था। और इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरानाम के अंतर्गत जो बगान मालिक और मजदूर के बीच होता था काम करना पड़ता था। जो बगान मजदूर और मालिक दोनों के बीच होता था क्या क्या करना पड़ता था, दोनों के बीच जो होता था उसमें काम करना पड़ता था। और एकरानामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। एकरानामा जो था वहाँ उसमें मजदूर को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, और इसमें सारे अधिकार मालिकों को दिया गया था। इसमें वहाँ का जो मालिक था सारा अधिकार वहाँ के मालिक को दिया गया था, और काम पूरा नहीं करने पर मजदूरों को मालिक के द्वारा दंड दिया जाता था। मजदूरों क्या किया जाता था, मालिक के द्वारा दंड दिया जाता था। जैसे आज गांव घर में ही देखिए या कहीं भी मजदूर काम करने के लिए आता है, अगर मजदूर उस हिसाब से नहीं काम कर पाता है, मजदूर उस हिसाब से नहीं काम कर पाता है, और उसको अगर क्या किया जाता है, सामने जितना उसका काम दिया जाता नहीं किया जाता तो मालिक उसको क्या करता है, डांटता है। तो इसलिए वही क्या कर रहा है कि काम पूरा नहीं होने पर मालिक जो था वह क्या कहता था, दंड दिया जाता था उसे मालिक के द्वारा, और जेल भी भिजवाया दिया जाता था। तो आप लोग तो अभी तो जेल नहीं भिजवाते हैं, लेकिन पहले का शासन जो था उसमें जेल भिजवा देता था। तो वही डर से आदमी काम भी करता था ज्यादा। आज तो नहीं आप कुछ कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहिएगा तो कब से काम ही करने नहीं आएगा। तो क्या उसको जेल भी भिजवा दिया जाता था। वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान हो गई थी।
इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था, वहां का जो मजदूर था उसका स्थिति गुलाम हो गया था। यानी मजदूर पूरा गुलाम हो गया था। जैसे अपना देश गुलाम था फिर आजाद हुआ, ऐसा ही मजदूर क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। तो वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिक और मजदूरों के बीच होता था काम करना पड़ता था, और एकरारनामा के में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, और इसमें सारे अधिकार मालिक को दिया जाता था। काम पूरी नहीं करने पर मालिक उसे क्या करते थे, दंडित करते थे और जेल भी भेजवाते थे। तो इसी कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी वस्तुतः इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर क्या हुआ, धीरे धीरे मजदूर वर्ग गुलाम हो गए। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोनों। दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। एग्ज़ाम का बहुत दिन आप लोगों के पास समय नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से कीजिए, तो आप लोगों की सफलता, आप लोगों को सफलता हासिल होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए। कहा गया है दोस्तों कि कर्म प्रधान जस कर राखा, जस करनी तस फल चाखा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा रिजल्ट होगा। दोस्तों आप लोग तो कहीं ब्रतराज से ज़्यादा ही तेज होंगे। ब्रतराज को तो उसके गुरुजी जब देते थे याद करने के लिए, याद ही नहीं होता था। लास्ट में मजबूर होके उसका गुरुजी क्या किए, उसको स्कूल से निकाल दिए। लेकिन वह कहाँ गए, जब लौट के जा रहे थे अपना घर तो एक कुआं के पास गए। आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, याद नहीं होगा या होगा भी। तो उसमें उस लोग को जब गया वहाँ तो रस्सी जो घिसा हुआ था, तो तब ब्रजराज सोचा कि अरे जब ये रस्सी घिसने से पत्थर घिसा सकती है तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हमको सफलता हासिल क्यों नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता हासिल होगी। बाद में ब्रजराज रिटर्न गया और जा कर के पूरा मेहनत किया, सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। तो दोस्तों यही है कि आज उसकी कीर्ति, उसकी नाम आज भूख में आ गया। ऐसा किया, ऐसा कीजिए कि एक न एक दिन आप लोगों का भी नाम आए। ये सपना रखिए कि टॉपर बनिए, एक न एक दिन आप भी अपने गार्जियन को ये समझ सके, आपका गार्जियन, कि मेरा मेहनत किया हुआ, मेरा परिश्रम का फल आज साकार हो गया। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए। कहा और वही उसी में भरद्वाज का ही कहानी है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। इसलिए अभ्यास कीजिएगा तो सफलता हासिल जरूर होगी। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ आया, या कहीं कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9097760126। आप लोग दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप लोग ये नहीं कि ये सर को कॉल करेंगे तो इससे यही हिस्ट्री के बारे में ही पूछेंगे, नहीं, आपको कोई भी विषय में दिक्कत हो कोई भी विषय आप पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही आप लोग जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगला वीडियो जब डालेंगे आप लोग के पास लिंक चला जाएगा, आप लोग
शेयर कीजिएगा और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा तो फिर देखिएगा और आगे तैयारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम यही दोनों क्वेश्चन पढ़ाए और इसके साथ ही हम जो है आप लोगों का 3rd चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट कर दिए हैं और अब आप लोगों को हम इससे अगले क्लास में जो पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को हम स्मरणीय तथ्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने योग्य बहुत ही इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अब अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।